सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नए राज भी सामने आ रहे हैं। अब तो गिरफ्तारियां और इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। सवाल यही है, रामलला के दरबार में चोरी कैसे हुई? सत्ता में सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 3 सवाल जो विमर्श का सबसे बड़ा विषय बन चुके हैं, इसकी बात सबसे पहले आइए करते हैं। क्या चढ़ावा कांड में राम मंदिर आंदोलन पर दाग लगा है? आप सोच कर देखिए, इतने वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, वहां जिन लोगों पर विश्वास किया गया, जिनको पूरी जिम्मेदारी दी गई, अब उन्हीं पर विश्वासघात के आरोप लग रहे हैं। अब उन्हीं से पूछताछ हो रही है। अब वही चढ़ावे का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या ये राम मंदिर आंदोलन पर दाग नहीं है? 6 दिन की एसआईटी जांच, 8 छोटी मछलियों पर एफआईआर, कई लोगों से पूछताछ के बाद आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया। चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या चंपत राय का इस्तीफा काफी है? विपक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या छोटी मछलियों को जाल में लेकर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? वो बड़ी मछलियां कौन सी हैं? जांच की पूरी कहानी क्या है? सारे किरदार कौन हैं? एक एक सवाल का जवाब आज हम सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को देने वाले हैं। बड़ा प्रश्न तो ये भी है कि क्या सिर्फ इस्तीफे से राम भक्तों का भरोसा लौटेगा? हमारे पास चढ़ावा चोरी की नई इनसाइड स्टोरी भी आई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले आज के 7 अपडेट आपको बता दें। आज इस मामले में क्या हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। कहा जा रहा है कि वीएचपी के दबाव में यह इस्तीफा दिया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि इस्तीफा पहले होना चाहिए था। इसके अलावा गिरफ्तार 8 अभियुक्तों को कोर्ट में आज पेश किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी बात यह भी है कि कोर्ट में आज कैश की बरामदगी दिखाई गई। 7 अभियुक्तों से 79,85,000 रुपए की बरामदगी हुई। सुभाष श्रीवास्तव को छोड़कर सभी अभियुक्तों के पास से कैश की बरामदगी हुई है। इससे पहले आज भी अभियुक्तों का मेडिकल कराया गया था। यूपी के देवरिया में सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप सुनिए यूपी के मुख्यमंत्री ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर क्या कहा। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट चढ़ावा चोरी में एसआईटी की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल कई खबरें, दावे और तथ्य बेबुनियाद मिले हैं। दान की गई चांदी की ईंटों को लेकर दावे झूठे निकले हैं। आपको 8 अभियुक्तों से मिलवाते हैं, जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि वो चढ़ावा चोरी में मुख्य किरदार थे। एक नाम है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का। आपको बताते हैं इसका चढ़ावा चोरी से क्या सीधा कनेक्शन था। टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबियां थी। ये चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है। बताया जा रहा है कि मंदिर के कामकाज में इसका सीधा दखल था। फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में है। दूसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा। इसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कौशलपुरी में इसी के घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। आपको बता दें, ये चढ़ावा गणना टीम का सदस्य भी था। तीसरा नाम लव कुश मिश्रा का है। ये वही अभियुक्त है जिसके यहां से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। अनुकल्प मिश्रा का बहनोई लव कुश मिश्रा है, ये भी अभियुक्त है। मतलब ये कि ये सब मिलकर चढ़ावे की चोरी करते थे। अगला नाम मनीष यादव का है। ये टिन्नू यादव का भतीजा है। नोट करने वाली बात यह है कि टिन्नू यादव ने इसे सिर्फ 5 महीने पहले नौकरी पर रखवाया था। मनीष यादव के पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ था। एक नाम सुभाष श्रीवास्तव का भी है। चढ़ावा चोरी में इसकी भूमिका भी सवालों में है। ये गणना टीम का सदस्य था। पुलिस के अनुसार सुभाष श्रीवास्तव चढ़ावा की निगरानी देखता था। बैंक से रिटायर होकर ट्रस्ट कर्मी बना था। दावा है कि पूरे खेल में यह भी शामिल था।
अविनाश शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया था। ये चढ़ावा गणना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अयोध्या के रहने वाले अविनाश शुक्ला के खाते से 5 लाख रुपए रिकवर हुए थे। करुणेश पांडे भी चढ़ावा गणना टीम का सदस्य था। अनुकल्प मिश्रा का बहुत करीबी था। इसकी भूमिका भी सवालों में है। 8 अभियुक्तों में एक नाम रमाशंकर मिश्रा का भी है। ये चढ़ावे की गणना करने वाली टीम का सदस्य था। रमाशंकर से कुछ कैश बरामद हुआ था। ऐसे आरोप लगने के बाद संतों में भी नाराजगी है। हालांकि वीएचपी का कहना यह है कि ना किसी को फंसाया जाएगा, ना किसी को बचाया जाएगा। आप देखिए कैसे मंदिर ट्रस्ट से लेकर सरकार तक सवालों में है। मैं आश्वस्त हूं कि निष्पक्ष जांच होगी, जिम्मेवार अनुभवी अधिकारियों के द्वारा जांच होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी और किसी को भी फंसाया भी नहीं जाएगा और बचाया भी नहीं जाएगा। जो दोषी हैं सामने आने चाहिए। वो लोग जांच नहीं कर रहे जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के कर्मचारी भी जांच नहीं कर रहे, विहिप के पदाधिकारी भी जांच नहीं कर रहे, जांच तो पुलिस कर रही है। तो किसी पर तो विश्वास करना होगा। 8 लोगों के नाम एसआईटी की रिपोर्ट से लिए, आगे एवं अन्य लिखा है। अन्य में वो सब लोग आते हैं जिनके बारे में आरोप है। उन सब की जांच होगी। जो नाम आपने लिए उनके बारे में भी जो आरोप है उसकी भी जांच होगी। एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है, फिर आगे की कार्रवाई भारत सरकार इसके अनुसार जो भी करेगी सब उसका स्वागत करेगी। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा, लेकिन अपने खास कार्यकर्ताओं को वहाँ पे बैठाने का मतलब ही था कि शुरुआत में नीयत ही थी कि अपने खास लोगों को बैठा के हम चोरी करेंगे, तो वो हो रही है। एफआईआर दर्ज कराने में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भुजा तो काटी नहीं गई है, छोटी छोटी अंगुलियों काटा गया है। तो निश्चित तौर से एसआईटी जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। जो है दोष तो बड़ी मछलियों का है। अब एफआईआर ना हम जानते हैं, न सुनते हैं। हम भगवान के एफआईआर जानते हैं और हनुमान जी का एफआईआर जानते हैं। ये एफआईआर ट्रस्ट की कौन एफआईआर कराएगा? ट्रस्ट स्वयं ट्रस्ट के भी जो लोगों में सम्मिलित है, अब वही एफआईआर कर रहे हैं तो क्या करो? तुम्हें जानो कि कितना सच्चे हो रहा है, कितना झूठ हो रहा है। एफआईआर में भी लिखा है कि चढ़ावा धनराशि का गबन सुनियोजित तरीके से किया गया। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल ये भी है कि कैसे चोरी होती थी। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर बड़ी जानकारी हमारे पास आई है। आपको चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी आइए बताते हैं। जानकारी के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को शक हुआ था। बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा था, जिसके बाद शक गहरा हुआ। इसके बाद उन्होंने रोजाना दान पेटियों के खाली होने की पड़ताल की। सामान्य तौर पर एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे। शक तब गहराया जब कुछ सप्ताह की पड़ताल में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। शक होने पर गणना करने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगवाए गए थे। हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई। कहानी तो ये भी है कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी चोरी को छिपाने के लिए सीसीटीवी के सामने आ जाते थे। इस दौरान दूसरा साथी नोट चोरी कर कपड़ों में छिपा लेता था। बताया तो ये भी जा रहा है कि चोरी के नोटों की गड्डियां बाथरूम में छिपाई जाती थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा करते थे। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि अभियुक्त अनुकल्प नोटों की गड्डियों को बाथरूम में छिपाता था। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मौका देखकर इसे मंदिर के बाहर ले जाया जाता था। एक मकान में बंटवारा होता था। 2 से 3 वर्षों से कैश में हेराफेरी का दावा किया जा रहा था। जांच से जुड़ी नई जानकारियों के अनुसार 5 जून तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज देखी गई है। 70 मौकों पर चढ़ावा चोरी की गतिविधियां पकड़ी गई हैं। खबर तो यह भी है कि फुटेज से एसआईटी को चढ़ावा चोरी के अहम सबूत मिले हैं। दावा है कि कई बार मनीष कुमार यादव चोरी करते हुए दिखा था। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार है मनीष। सभी कर्मचारी किसी न किसी के परिचित थे।
चढ़ावा चोरी की पुष्टि के बाद एफआईआर की कार्रवाई हुई। गणना कक्ष में कैश प्रबंधन को लेकर खामियां मिली। गणना कक्ष में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। वापस जाते वक्त किसी कर्मचारी की तलाशी नहीं होती थी। एसआईटी ने अंतरिम ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच की। चढ़ावे से जुड़े रिकॉर्ड में कई गड़बड़ियां पाई गई। चढ़ावा चोरी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब ट्रस्ट के 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई थी और इसकी क्या जिम्मेदारी थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस ट्रस्ट को एक स्वतंत्र न्यास बताया था। ट्रस्ट की जिम्मेदारी मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने और निर्माण कार्य को पूरा कराने की थी। मंदिर के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसी ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट में शुरुआत में कुल 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इनमें संत कोटे से 6, ऑफिसर कोटे से 4 और सामाजिक कोटे से 5 लोगों को शामिल किया गया था। ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव नियुक्त किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार के एक अधिकारी, राज्य सरकार के एक अधिकारी और अयोध्या के डीएम को ट्रस्ट में पदेन सदस्य नियुक्त किया गया था। अगर फिलहाल की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं। महासचिव चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के प्रमुख हैं, जिनकी जिम्मेदारी मंदिर निर्माण की है। सदस्यों की अगर बात करें तो अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा ट्रस्ट के सदस्यों में कृष्ण मोहन के प्रसारण, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, विश्व प्रश्न तीर्थ जी महाराज, परमानंद गिरी जी महाराज, गोविंद देव गिरी जी महाराज, केंद्र के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे, राज्य के प्रतिनिधि संजय प्रसाद और अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी शामिल हैं। चढ़ावा चोरी वाले आरोपों और इस्तीफे के बाद अब ये सवाल है कि आगे राम मंदिर ट्रस्ट का क्या होगा, किस तरह के बदलाव होंगे। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा के बाद ट्रस्ट में 2 पद खाली हो गए हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन की वजह से ट्रस्ट में एक सदस्य की जगह पहले ही खाली है। वहीं निर्माण समिति का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 15 जुलाई तक कंपनियां काम खत्म कर चली जाएंगी। नृपेंद्र ट्रस्ट में आगे किस भूमिका में रहेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ये तय माना जा रहा है कि ट्रस्ट में अब जो भी बदलाव होंगे वो बड़े स्तर पर होंगे। पिछली बार कामेश्वर चौपाल की जगह पर जब कृष्ण मोहन को सदस्य नियुक्त किया गया था, तब ट्रस्ट ने खुद इसका फैसला किया था। चंपत राय ने इसे सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बताया था। तो सवाल यह है कि गंभीर आरोपों के बाद भी क्या आगे भी फैसला ट्रस्ट के भीतर ही लिया जाएगा। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर ही है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी कैसे और क्या काम करेंगे, इसके बारे में लिखित कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में महासचिव होने के नाते चंपत राय के पास ही सभी बड़े अधिकार थे। 2020-21 में राम मंदिर ट्रस्ट और उसके सदस्यों पर जमीन खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप लगा था। उस वक्त भी चंपत राय को हटाने की मांग उठी थी, लेकिन उन्होंने दलीलों से आरएसएस को मना लिया था। अब चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी टिन्नू यादव को चंपत राय का करीबी माना जाता है। दावा है कि किसको काम पर रखना है, किसको निकालना है, ऐसे फैसले भी टिन्नू के माध्यम से होने लगे थे। रुपए गिनने के लिए ऐसे लोगों को रख लिया गया जो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार लगते थे। मामले की जैसे जैसे परतें खुलती गईं, चंपत राय पर दबाव पड़ने लगा। वीएचपी की बैठक के बाद ही चंपत राय और अनिल मिश्रा का जाना तय हो गया था। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के मुताबिक चंपत राय ट्रस्ट के कस्टोडियन थे। सभी बड़े फैसले वो ही लेते थे। उनके खिलाफ अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ये लिखा कि आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया, क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। भगवान के ऑडिट से गिरोह बच नहीं पाएगा। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें घेरते हुए दिल्ली को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया।
दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हाल में ही मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और ट्रस्ट के सदस्यों की भूमिका को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने TV9 से बात की थी। उन्होंने क्या कहा था, आप सुनिए। जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं, और यदि है तो बहुत लचर है। लेकिन इसके विषय में तो सूचित ये थे लोग कि सर वहाँ पर्याप्त CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ काउंटिंग होती थी इसकी वहाँ भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। CCTV अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर। CCTV लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है, पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, CCTV के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि CCTV का सही उपयोग हुआ है। वो इंस्टॉल्ड हैं, हाँ, लेकिन उनका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ, उसकी एनालिसिस हो, वह कदाचित नहीं है। उसमें कोई इवेंट अनयूजुअल है, वह कदाचित नहीं है। अगर काउंटिंग रूम में CCTV लगा है और कहा यह जा रहा है कि CCTV से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है, जिसके आधार पे ये पत्र लिखा गया, तो सही बात यह है कि CCTV की निगरानी प्रभावी नहीं थी। और सत्ता में अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त देश के करोड़ों लोगों के साथ मध्य प्रदेश सरकार और उज्जैन की पुलिस को परेशान कर रही है, क्योंकि इसमें कट्टर सोच का विस्फोटक डिस्प्ले है। आज पूरे देश में मुहर्रम मनाया जा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन 23 जून को महाकाल की नगरी उज्जैन में कुछ लोगों ने मुहर्रम का ऐसा जुलूस निकाला जिसकी तस्वीरें चिंताजनक हैं और लोगों को डरा रही हैं। इसका वीडियो वायरल हो गया है और इस पर बड़ा एक्शन भी हुआ है। मुहर्रम को शौक और सब्र का मौका कहा जाता है, लेकिन आरोप है कि उज्जैन में कुछ लोगों ने अपने नफरती एजेंडे की चाहत में इस शौक और सब्र को धमाकों में उड़ा दिया और कार ब्लास्ट वाली कट्टर तस्वीर पेश की। पहले इस घटना के कुछ वीडियो देखिए और फिर खुद तय कीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इसे मुहर्रम में शौक मनाने का तरीका या जुलूस कहा जा सकता है। 23 जून की रात ये जुलूस उज्जैन में बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकाला गया। इस दौरान एक क्रेन के जरिए 40 फीट की ऊंचाई पर एक वैन को लटकाया गया। उस वैन पर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा था, ले फिर आ गए। इसके बाद देखते ही देखते 2 लोग वैन पर नजर आने लगे जिनके हाथों में लाल रंग का झंडा था। पहले इस कट्टर जश्न में उस झंडे को शान से लहराया जाता है, फिर नीचे उतरने के बाद कार में ऐसा धमाका होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। अब इस जुलूस पर खूब वैचारिक चिंगारियां निकल रही हैं और लोग ये पूछ रहे हैं, मुहर्रम के जुलूस में ऐसी कट्टर मानसिकता का प्रदर्शन क्यों किया गया। जुलूस के दौरान आतिशबाजी आम बात है, लेकिन ब्लास्ट करके करबला की शहादत को याद करने का ये कौन सा तरीका है। आखिर जश्न और जुलूस के नाम पर ऐसा बारूदी प्रयोग क्यों किया गया। कार पर ले फिर आ गए लिखकर जो पोस्टर चिपकाया गया उसका मतलब क्या था, और अगर वैन में ब्लास्ट के बाद कोई हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। वैसे कार में ब्लास्ट वाले वीडियो वायरल होने के बाद जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो एक्शन शुरू हुआ।
अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको उनके नाम भी आइए बताते हैं। अभी पुलिस ने शुएब, जाहिद खान और तस्लीम नाम के शख्स को अरेस्ट किया है, जिन्होंने मुहर्रम की आड़ में अपने एजेंडे की आग लगाई और जुलूस की भीड़ में छिपकर ये कट्टर प्रयोग किया। लेकिन सबकी पहचान हो गई है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की परेड भी निकाली, इनसे पूछताछ की गई और पूरी टाइमलाइन के बारे में बताया गया। पुलिस के अनुसार सबसे पहला नाम शुएब का है, जिसने मुहर्रम के मौके पर इस विस्फोटक जुलूस का आयोजन किया था। शुएब ने ही कबाड़ में रखी एक वैन को क्रेन पर लटकाने का पूरा प्लान बनाया था। इसके बाद आरोपी जाहिद और तस्लीम ने क्रेन से लटकी वैन पर चढ़कर झंडा लहराया और नारेबाजी की। इन तीनों के अलावा पुलिस ने क्रेन के मालिक गोपाल माली पर भी एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आरोपी विस्फोटक लाए कहां से और किस प्रकार के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। वैसे कुछ सवाल लोग भी जानना चाहते हैं, क्या इस तरह के जश्न की इजाजत पुलिस से ली गई थी और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था पुलिस क्या वहां मौजूद थी? बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शुएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। आज हम आप सभी न्यूज़ मित्रों को मुहर्रम के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि इससे आप ये आसानी से तय कर पाएंगे क्या कहीं से इस कट्टर जश्न और ब्लास्ट में आपको मुहर्रम के मायने दिखते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को जुलूस निकाला जाता है। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए गम का मौका है। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके परिवार ने इराक के करबला में सच्चाई के लिए लड़ते हुए बड़ी कुर्बानी दी थी। तब उन्होंने क्रूर शासक यजीद के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। यानी मुहर्रम में सबक है कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे आशूरा भी कहते हैं, उस दिन उस तकलीफ को भी याद किया जाता है जिसका सामना करबला में पैगंबर मोहम्मद के नवासों और उनके परिवार ने किया। इसीलिए अलग अलग तरह के मातम भी किए जाते हैं। लेकिन अपने कट्टर एजेंडे के तहत वैन में ब्लास्ट करके शुएब, जाहिद और तस्लीम ने एक तरह से इस भाव का अपमान किया है। मुहर्रम सिखाता है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन उज्जैन में इन आरोपियों ने कार में धमाका करके लोगों को डरा दिया। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उज्जैन से बीजेपी के विधायक ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है और आरोपियों पर रासूका लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठा रही है। ये आपराधिक प्रवृत्ति की घटना है। इस घटना पर सरकार ने संज्ञान लिया है। अभी भी हम पुलिस को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि 3 लोगों की अरेस्टिंग से काम नहीं चलेगा। 300 लोगों पर आपराधिक कायम करो, विस्फोट के अपराधी कायम करो, कहां से विस्फोट आया इसकी जानकारी करो, ये स्कीम कैसे बनाई, इनने योजना और ये गाड़ी पर को क्रेन में लटकाकर कैसे चलाई और इनके खिलाफ रासुका जैसे प्रकरण बनाए जाएं, क्योंकि इनका ये कृत्य शांति प्रिय जुलूस का नहीं है। इनका कृत्य एक तरह से सुनियोजित आतंकवादी के तरीके वाला है। उज्जैन की घटना ये बताती है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। हजारों लोग वहाँ इकट्ठा थे, वो धार्मिक आयोजन हो रहा था और उसमें अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? पुलिस ने तुरंत रोका क्यों नहीं लोगों को? कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हतप्रभ कर देने वाला, चकित कर देने वाला और बेहद ज़्यादा सनसनीखेज मामला ये प्रतीत हो रहा है, जिसे एक खेल बता करके मामले को दबाए जाने का प्रयास हो रहा है। ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब एक जांच का मुद्दा है। हमें जांच करनी होगी कि ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, कहीं इसके पीछे कोई समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी कोई बात तो नहीं है। उज्जैन में मुहर्रम पर ये कट्टर जुलूस निकालने वालों और उनकी समर्थक भीड़ के लिए हमारे पास नजरिया 9 भी है। आज सत्ता की लाइब्रेरी से हम प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का एक पुराना वीडियो निकाल कर लाए हैं।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम के जुलूस में लोगों की भीड़ के बीच सड़क पर चलते हुए हमेशा शहनाई बजाते थे। वो मुहर्रम के दौरान अपने सभी मांगलिक कार्यक्रम रद्द कर देते थे, यानी किसी भी शुभ काम में उस दौरान वो शहनाई नहीं बजाते थे, किसी कार्यक्रम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते थे, चाहे कितने भी पैसे मिले। इस पुराने वीडियो में भी वो मुहर्रम के जुलूस में शामिल होकर पैदल चलते हुए शहनाई पर शोक गीत की धुन बजा रहे हैं। उज्जैन में लोगों की भीड़ में शामिल कुछ लोग यहां दुख मनाने नहीं आए थे, बल्कि उनका बारूदी एजेंडा लोगों के दिलो दिमाग में आग लगाने का था। सत्ता में अब यूरोप के उन देशों की बात करते हैं जहां आमतौर पर मौसम को ठंडा माना जाता रहा है। वर्ष के 12 महीनों में से करीब 6 से 8 महीने यहां ठंड रहती है। वहां स्थिति यह है कि गर्मी से लोगों की मौत हो रही है। यहां एयर कंडीशनर तो छोड़िए, बमुश्किल पंखे चलते हों। वहां एसी, पंखे और कूलर खरीदने के लिए शोरूम लूटे जा रहे हैं। लोग कई कई घंटे स्विमिंग पूल, झीलों और नदियों में बिता रहे हैं। सड़क किनारे वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह गर्मी से बचा जा सके। यूरोप में झुलसा देने वाली इसी गर्मी पर हमने सत्ता की एक विशेष वीडियो कुंजी बनाई है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे यूरोप के आसमान से आग बरस रही है। इस कुंजी की शुरुआत कुछ वीडियो से करते हैं। ये स्पेन का एक वीडियो है। इसमें बड़ी संख्या में लोग नदी में कूद रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि कोई वाटर स्पोर्ट्स यहाँ हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग गर्मी से परेशान हैं। वो गर्मी से बचना चाहते हैं। स्थिति यह है कि गर्मी के कारण स्पेन में अब तक 212 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दूसरा वीडियो फ्रांस का है। यहाँ इतनी गर्मी है कि सड़क पर पानी का पाइप बिछा दिया गया है जो वाटर स्प्रिंकलर की तरह काम कर रहा है। फ्रांस में कल का दिन जून महीने का सबसे गर्म दिन था। आधे से ज्यादा फ्रांस में रेड हीट अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा है। फ्रांस में पिछले एक हफ्ते में गर्मी के कारण 40 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो भी फ्रांस का ही है। यहाँ की दुकानों में पंखे और एयर कंडीशनर खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। हालात ऐसे हैं कि कई दुकानों के भीतर सामान खरीदने की कोशिश में ग्राहकों के बीच झड़प और मारपीट तक हो गई है। आप सोचिए, इटली जैसे देश जिसका गर्मी से कोई सीधा रिश्ता नहीं था, वहाँ ये कहा जा रहा है कि जिनके घरों या दफ्तरों में एसी नहीं है वो एयर कंडीशनर वाले सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। राजधानी रोम समेत सार्वजनिक जगहों पर बड़े पंखे और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें लगातार चल रही हैं। लोगों को मांस और अल्कोहल से बचने की सलाह दी जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि पास्ता खाएं और कॉफ़ी या अल्कोहल की जगह पानी पिएं। गर्मी की वजह से फ्रांस में अब तक की इस वर्ष की सबसे बड़ी बिजली कटौती भी हुई है। ट्रांसफार्मर की समस्या के कारण लगभग 68,000 घरों में बिजली नहीं है। मेन और लॉयर क्षेत्र में मंगलवार को ब्रेनियन जंगल में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए 150 से ज्यादा दमकल कर्मी लगाए गए। फ्रांस के कुल 58 इलाकों में रेड अलर्ट है, जबकि 31 इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। सुबह से ही यहाँ गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। कई इलाकों में सुबह 5 बजे के करीब तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। एक तस्वीर देखिए और समझिए कि फ्रांस में कैसी गर्मी है। ये जो पूरा लाल इलाका है, ये असामान्य रूप से अधिक गर्मी वाला इलाका है। ये फ्रांस का तकरीबन 60% हिस्सा है। ये जो हिस्सा ऑरेंज रंग में है, ये बहुत अधिक गर्मी वाला हिस्सा है, जो पूरे फ्रांस का करीब 30% है। और पीले रंग का जो हिस्सा है, वो तेज गर्मी वाला इलाका है। घूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।